हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब पेज ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा आईसीएसई काउंसिल ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, हमारे क्लास 12 का जो मैथ्स का सेमेस्टर 1 का सैंपल पेपर रिलीज किया था, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। बिकॉज हम लोग फर्स्ट बैच है एमसीक्यू लेवल का एग्जाम देने के लिए बोर्ड लेवल पे, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ऑनलाइन एग्जाम का बात हो रहा है और मतलब घर से बैठ के तुम दोगे, ऊपर से तुम्हारा किस लेवल का तुम्हारा वो होगा, ई पेपर होगा, तो वो सबका तुम अगर बहुत अवेयर रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम इतना चीटिंग कर पाओ। तो बेटर प्रिपेयर्ड, चीटिंग का मौका मिला तो एडिशनल है, प्रॉब्लम ही क्या है। सो लेट अस ब्रेक डाउन, हम लोग देखते हैं चैप्टर को, मतलब किस तरह से हमारा चैप्टर वाइज वेटेज दिया है, हम लोग का किस चैप्टर से कितना पोर्शन दिया है। सो अगर हम लोग ध्यान दें तो रिलेशन फंक्शन से 3 क्वेश्चंस दिया है, 2 मार्क्स ईच। तो और एक पूरा केस स्टडी दिया है हमारा 8 नंबर का। सो इफेक्टिवली 14 मार्क्स का हमारा रिलेशन फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चंस दिया है 2-2 मार्क्स का। सो बेसिकली 6 नंबर का हुआ। वैसे अगर तुम सिलेबस में देखोगे तो रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल सेट बना के दिया है। तो इफेक्टिवली 20 मार्क्स का एक सेट है, एक यूनिट है। सेकंड जो यूनिट होता है वो हमारा मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है, जो कि करीबन 7 क्वेश्चंस है, 2-2 मार्क्स का, और एक केस स्टडी भी दिया है। सो इफेक्टिवली ये पूरा 22 मार्क्स का हो गया। हमारा कैलकुलस जो पोर्शन है उसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, ये पूरा एक सेट दिया जाता है हमारा यूनिट में अगर सिलेबस को देखें। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा सेट से हम लोग फिर जज नहीं कर पाते किसको कितना ज्यादा दिया गया है, तो हम लोगों ने इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर लिया। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अलग, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैंने इंक्लूड किया, एल'होपिटल्स रूल बेसिकली। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में हम लोगों ने टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एप्लीकेशन ऑफ और मैक्सिमा मिनिमा को हमने उसमें पुट किया है, अलग अलग पुट किया है, जबकि ये सारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके एक सिंगल चैप्टर में दिया जाता है। बट फिर भी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये आसान पड़ता है हमारे लिए। सो अगर देखेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, डिफरेंशिएशन के 5 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग एल'होपिटल्स, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का एक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है, और हमारा मैक्सिमा मिनिमा पे एक केस स्टडी है। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये 22 मार्क्स का एक सेट हो जाता है। ये पूरा का पूरा सेट सेक्शन ए में जाता है, जो सबके लिए कंपलसरी है। फिर 2 सेक्शन और बचते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। साइंस स्टूडेंट सेक्शन बी को अटेम्प्ट करते हैं, मैं कॉमर्स पे फोकस करूंगा, कॉमर्स स्टूडेंट सेक्शन सी को अटेम्प्ट करते हैं। सेक्शन सी में एक ही चैप्टर आ रहा है हमारे सिलेबस में, जो है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, जिसपे 4 क्वेश्चंस दिया है 2-2 मार्क्स का और एक केस स्टडी। टोटल 16 मार्क का हमारा क्वेश्चंस है। तुम्हारे को सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 आवर्स टू कंप्लीट एन 80 मार्क क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अनफेयर साउंड कर सकता है, लेकिन एक्चुअली उतना अनफेयर नहीं है, क्योंकि अगर एक एक नंबर का 80 क्वेश्चन देता तो उस डिफिकल्टी बढ़ जाती। लेकिन आराम से तुमको सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के, जो केस स्टडी 8 नंबर का उसमें भी 4 क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स के, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तुमको कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगा। रफली अगर देखो तो तुम्हारे 40 क्वेश्चन है। लेट अस टोटल देम, 7 + 3 10, 5 6, 6 + 4 10, 10 और ये 24 क्वेश्चन है यहाँ पे। और अगर मैं इनको 4-4 क्वेश्चन लू तो 1 2 3 4 केस स्टडीज है, दैट वुड बी 16, तो दैट वुड मेक टोटल 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस है हमारे पास, जो कि टोटल में दिया गया है, विच इज नॉट रियली बैड। 40 क्वेश्चंस, आधा ना टाइम 1.5 आवर डुएबल है। बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको अगर आता होगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, उसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है, या जो शॉर्टकट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे जो हमको सैंपल पेपर दिया है उसके सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करें और देखें कि किस लेवल का हमारा क्वेश्चंस दिया है। हो सकता है तुम सोच रहे हो सर ऑनलाइन एग्जाम ही तो है, आराम से घर में बैठ के देंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस बहुत हाई हो और वैसे सिनेरियो में तुम ज्यादा अच्छे से चीटिंग ना कर पाओ। अगर ज्यादा अच्छे से चीटिंग नहीं कर पाओगे तो वैसे सिनेरियो में खुद के बल पे एग्जाम देना एटलीस्ट आना तो चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा मौका मिल गया तो वेल एंड गुड है, चीटिंग कर लेना, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि तुमको तुम्हारा एग्जाम देना आए। तो लेट अस ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस और देखते हैं कि कितनी देरी में हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है।
So first question, the function r to r defined by fx is equals to sine 3x plus 2 such that x belongs to r. Is it 1 1 onto neither 1 1 nor onto 1 1 but not onto? वैसे तो जो साइन कॉस फंक्शंस होते हैं ये नाइदर 1 1 होते हैं नॉर ऑनटू होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम 1 1 का बात करो तो यहां पे फोकस करते हैं. हम लोग को पता है कि साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा सेम आता है. तो इफेक्टिवली अगर मैं थीटा पुट करूं या 90 माइनस थीटा पुट करूं तो उससे मेरा आंसर सेम आएगा. अच्छा सॉरी, साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा नहीं, साइन 90 प्लस थीटा. सो इफेक्टिवली साइन सॉरी टाइपिंग एरर पाई प्लस थीटा. सो साइन थीटा और साइन पाई प्लस थीटा सेम होता है. तो इफेक्टिवली ये 1 1 तो नहीं हो सकता है क्योंकि अगर दो अलग अलग वैल्यू से सेम आंसर आ रहा है तो ये 1 1 तो नहीं है. अगर ये 1 1 नहीं है तो 1 1 बट ऑन टू चला गया और 1 1 चला गया, सिर्फ बचा ऑन टू और सिर्फ बचा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का कोडोमेन है r. सो ये हमारा कोडोमेन है और हम लोगों को पता है साइन थीटा फंक्शन का रेंज होता है -1 से +1 बोथ इंक्लूडेड. इफेक्टिवली कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस ये ऑन टू भी नहीं है. तो एक ही ऑप्शन बचा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन सी. What will be the principal value of cosec inverse minus root 2? cosec inverse minus root 2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस cosec inverse root 2. cosec inverse root 2 होता है पाई बाई 4. सो इफेक्टिवली माइनस पाई बाई 4. तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना फटाफट हो गया. हमारा आंसर आया डी, माइनस पाई बाई 4. If a set contain 5 elements and set B contains 6 elements, then the number of 1 1 onto mappings from A to B is. रूल है 1 1 onto का क्या? यहां पे एक जो सेट है n of A, कार्डिनल नंबर ऑफ A, इसको हम लोग m ले लेते हैं और जो हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ B है इसको n ले लेते हैं. तो हमारा नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन दो ऑप्शंस होता है, या तो हमारा m इक्वल टू n होता है या तो m इज नॉट इक्वल टू n होता है. और इसमें दो कंडीशन होता है क्योंकि साफ साफ पता है m इज नॉट इक्वल टू n और उसमें ये जीरो गिवन है. सेकंड वाला एग्जैक्टली क्या है जरूरी भी नहीं है जानना, ठीक है ना. सो हम लोग को पता है कि अगर जो हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ फर्स्ट सेट है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेकंड सेट है ये बराबर नहीं है तो हम लोग का नंबर ऑफ 1 1 onto मैपिंग जो होता है वो जीरो होता है. तो हेंस हमारा आंसर है सी. 2 sin inverse x plus cos inverse x. So sin inverse x plus 2 sin inverse x है तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं. sin inverse x plus sin inverse x plus cos inverse x. हम लोगों को पता होना चाहिए कि sin inverse x plus cos inverse x का वैल्यू पाई बाई 2 होता है. तो वैसे सिनेरियो में ये हो गया sin inverse x plus पाई बाई 2. अभी अगर मेरे को निकालना है कि इसका वैल्यू कहां से कहां लाई करता है तो हमारा साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है. और क्योंकि मेरे को साइन इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 में जाना है तो मेरे को क्या करना है, एडिंग पाई बाई 2 ऑन ऑल साइड्स. तो बेसिकली अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज बेसिकली पाई. तो 0 से पाई बोथ इंक्लूडेड, इवन दो यहाँ पे बोथ इंक्लूडेड का एक भी पोर्शन दिया नहीं है तो हिसाब से तो नन ऑफ दीज होना चाहिए. तुम ये मत कर देना कि यहाँ पे 0 से पाई सिंगल ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसको कंसिडर कर लेंगे, नहीं, क्योंकि 0 और पाई मिस हो गया तो तुम्हारा रेंज मैच नहीं कर रहा है. अच्छा सॉरी, आई डिड नॉट सी दिस. हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा और बीटा जिसपे फर्स्ट ब्रैकेट है, तब फिर ठीक है, हम लोग का 0 से पाई परफेक्टली राइट आंसर है. लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ रहता फर्स्ट ब्रैकेट तो फिर हम लोग को सिर्फ बोलता फाइंड द रेंज, तब फिर हमारा नन ऑफ दीज आंसर होता. तो ये सबको बहुत क्रिटिकली ध्यान देना पड़ता है. इवन तो ऐसा फीलिंग आ रहा है ये राइट आंसर है, हो सकता है वो राइट नहीं हो. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल. लेट आर बी द रिलेशन इन ए डिफाइंड बाई आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी. तो हम लोग को चार ऑप्शन दिए. सबसे पहला यूनिवर्सल सेट, ए इज अ सिस्टर ऑफ एवरीबडी इज नॉट राइट. तो इफेक्टिवली हमारा जो यूनिवर्सल सेट है
वो रॉन्ग आंसर है। अब मुद्दा आ रहा है एक एक चेक करना, मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर मेरा सिमेट्रिक रॉन्ग हो जाता है तो इक्विवेलेंस अपने आप रॉन्ग हो गया। ए इज अ, हम लोग को गिवन है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो क्या बी इज अ सिस्टर ऑफ ए? मे और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि बी लड़का भी तो हो सकता है। अगर बी लड़का हुआ तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी सही है, लेकिन बी इज अ ब्रदर ऑफ ए हो जाएगा, तो इफेक्टिवली सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता है, हेंस हमारा एम्प्टी रिलेशन। सो हेंस हमारा आंसर हो गया एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा वापस याद कर लो, तुम हो सकता है इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया हो तुमने, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे ही फोकस रहता था। तो वन वन रिलेशन, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन होता है बेसिकली कोई भी ए क्रॉस ए का हम लोग सबसेट्स निकालते हैं, जितने भी लोगों का पेयरिंग हुआ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, ए कॉमा डी, ए कॉमा एफ, कुछ भी रैंडमली। एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है तो सबका दो दो करके पेयरिंग निकलेगा। ये जो पेयरिंग निकला अगर ये सारा का सारा ट्रू है तभी हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। रियलिटी में वैलिड नहीं होगा क्योंकि कुछ तो लड़के होंगे, तो वैसे सिनेरियो में ए कॉमा बी कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। लड़का कॉमा लड़की अगर लिखेंगे तो सपोज ए बॉय है और बी गर्ल है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी तो वैलिड ही नहीं है, तो ये रिलेशन हर के लिए ट्रू नहीं है, तो हेंस यूनिवर्सल रिलेशन नहीं हो सकता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज बेसिकली पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिर्फ कॉस सेक और कॉट में ये चीज होता है, जब माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा आता है। तो इफेक्टिवली डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, 1 सेकंड का काम है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्विंग का रूल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1, बीच में माइनस डालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, जिसको मैं लिख सकता हूं log b टू द बेस e डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e इंटू log a टू द बेस e डिवाइडेड बाय log b टू द बेस e। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चंस दे रहा है हम लोगों को। फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन a और b, ab is equals to ac, it can be concluded that b is equals to c provided, पहले ऑप्शंस को स्कैन करते हैं। a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो ए बी इक्वल्स टू ए सी पॉसिबल है, क्योंकि तुमने एक तरह से बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज लॉजिकल ओके है। तो वैसा सिनेरियो में ये प्रोवाइडेड दैट का रूल नहीं है, मतलब बी और सी को इक्वल होने का कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग होंगे तो भी 0 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आ जाएगा। हेंस हम लोग गारंटीडली बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर नहीं है तो नॉन सिंगुलर तो राइट बैठ ही रहे। और वैसे भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ऐसा कोई रिलेशन हम लोग को नहीं गिवन है, हेंस ऑटोमेटिकली हम लोग का ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स राइट आंसर हो गया। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स कैसा दिखता है? कॉलम मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा। सो हेंस आंसर डी। इन क्वेश्चन से एक चीज तो बहुत साफ हो जाता है कि तुमको कुछ चैप्टर्स का थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। जिन चीजों का थ्योरी गिवन है सिलेबस में वो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे सोचो तो ये कोई खास थ्योरी नहीं है, बट वैसे सोचो तो अगर तुमको आता नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। सपोज तुमको पता ही नहीं है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है तो वैसे में तो कैसे निकालोगे? तुमको पता ही नहीं है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है तो क्या ही कर लोगे? तो ये सब चीज तुमको पता होना पड़ेगा। What is the multiplicative inverse of matrix A? Multiplicative inverse of matrix A is basically A inverse, और A inverse का फॉर्मूला क्या है? Adjoint A by determinant A। ये तो हम लोग को डायरेक्टली आंसर में गिवन है D। If A and B are two non-singular matrix, AB exists, then AB whole inverse is equals to B inverse into A inverse। तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स है। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, कितना 8-10 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही स्कोर कर लोगे। नंबर 12,
वैसे तो हमारे प्रॉपर्टीज पे उतना फोकस नहीं है डिटर्मिनेंट का, लेकिन थोड़ा बहुत दिया है, ऊपर हेडिंग में दिया है लेकिन नीचे नहीं दिया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्विंग से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि सारे रो में के है, तो अगर फर्स्ट रो से के कॉमन लेंगे तो एक के बाहर निकलेगा, अगर हम लोग सेकेंड रो से कॉमन लेंगे तो एक और के बाहर निकलेगा, और थर्ड रो से कॉमन लेंगे तो एक और के बाहर निकलेगा, और इफेक्टिवली अंदर हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, के इंटू ए के क्यूब, और ये जो हम लोग को गिवन है ये डेल्टा है, तो के क्यूब डेल्टा। तो इफेक्टिवली आंसर हो गया डी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज आना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और t का वैल्यू x प्लस 3 गिवन है, तो y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और मेरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 विच इज 1। सो इफेक्टिवली 2x प्लस 3 आंसर है, जो कि हम लोगों को ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शन बी। तो बहुत ही इजी पोर्शन है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रहा है अभी तक, बहुत ही फ्लैट आराम से चल रहा है। द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x mod x इज डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग पहले इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो mod x का दो ऑप्शन हो सकता है, या तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अगर mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो जो हमारा mod x है उसका वैल्यू x होगा, तो x इंटू एक्स दैट वुड बी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमारा x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हमारा mod x का वैल्यू माइनस एक्स होगा, तो x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम एक नंबर लाइन इमेजिन करो तो उसमें 0 के लेफ्ट साइड कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा, ये वाला, और ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसलिए 0 के लेफ्ट साइड हर नंबर पे ये हमारा डिफरेंशिएबल है। वैसे ही 0 के राइट साइड का अगर हम लोग बात करें तो 0 के राइट साइड जो फंक्शन एक्टिवेट होगा वो होगा हमारा ये फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूं कि ये भी हम लोगों का डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब अभी तक के लिए माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी तो हो ही चुका है, मतलब सी और डी को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल है हमारा ए होगा, अगर सपोजली ए हो गया तो वैसा सिनेरियो में बी के ऊपर ए आ जाएगा, तो इफेक्टिवली वो वैलिड होगा। मतलब अभी हम लोगों को 0 को चेक करना है कि क्या 0 पे इक्वल है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग को LHD RHD निकालना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हम लोग फंक्शन अगर 0 माइनस यूज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन होगा। तो बेसिकली हमारा रूल है f 0 माइनस h माइनस f0 होल डिवाइडेड बाई h, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h इज माइनस h। चाहे तुम माइनस h फर्स्ट फंक्शन में पुट करो चाहे सेकेंड फंक्शन में, स्क्वायर के वजह से नेगेटिविटी तो चला जाएगा, तो उसका टेंशन तो नहीं है हम लोगों को। सो इफेक्टिवली ये हो गया हमारा माइनस h का होल स्क्वायर नेगेटिव, माइनस 0 पुट करेंगे 0 डिवाइड बाई h, सो इसका वैल्यू आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर बाई h, एक h कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। अगर मैं RHD कर रहा होता तो भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू आता, बस यहाँ पे प्लस हो जाते, कोई और फर्क नहीं आता हम लोगों का। 0 पुट करने से प्लस 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे सिनेरियो में मैं अगर 0 पुट करूं तो कोई मैटर नहीं करेगा, तो इफेक्टिवली LHD भी 0 आएगा और RHD भी 0 आएगा, क्योंकि LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, इसीलिए 0 पे भी ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल है तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूं
कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर्स हम लोगों का आंसर हो सकता है. सो हेंस ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, देन dy बाय dx इक्वल्स टू. जनरली डेरिवेटिव का क्वेश्चन में हम लोग एक्स्ट्रा माथा लगाते नहीं है, हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करूंगा तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इनवर्स साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0. फिर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूं कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस में ये गिवन ही नहीं है. अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं है तो ये तो बहुत ट्रिकी कहानी हो गया. क्यों? क्योंकि वैसा सिनेरियो में तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि अब इससे y और x के टर्म में लाना तो पॉसिबल नहीं है. स्क्वायरिंग करते dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है ना? तो ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोगों को एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये मेथड स्टार्टिंग में वर्क नहीं करेगा. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेवल पे काम करना पड़ेगा. तो हम लोग को पहले इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को मैं साइन इनवर्स x को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा. अगर मैं साइन को ट्रांसफर कर दूं तो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. सो इफेक्टिवली साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. सो तुम देखो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन इनवर्स x. हमारा एक फॉर्मूला है जो बोलता है साइन इनवर्स कॉस x प्लस इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो तुमको मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये आएगा मेरा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x. 2 कट गया तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई. और ये हमारे ऑप्शन में है. तो हम लोग को एक चीज रियलाइज हुआ कि कभी कभी ये लोग ट्रिक प्ले कर सकता है. कुछ ऑप्शंस ऐसा दिया जो नॉर्मल तरीके से करने से नहीं आ रहा है. कुछ सर्टेन स्टेप्स करोगे तब ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो इफेक्टिवली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई, दैट इज बी. वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स. अगर लास्ट ईयर का लिमिट थोड़ा सा भी याद रहेगा तो इस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला था और इसका डायरेक्ट आंसर 1 होगा. बट जस्ट इन केस अगर मेरे को नहीं भी याद है उतना अच्छे से तो मैं एल ऑर्बिटल का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूं. अगर मैं रफली इस पे 0 पुट करूं तो न्यूमरेटर में आएगा log 1 जो कि 0 होता है और डिनोमिनेटर में आएगा 0, दैट इज 0 बाई 0 फॉर्म. तो ऐसे सिनेरियो में मैं एल ऑर्बिटल का इस्तेमाल करूंगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे का डेरिवेटिव 1 जो कि हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस एक्स. तो मैं अब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर सकता हूं x का, दैट इज 1 बाई 1 प्लस 0, दैट इज 1, जो कि आना ही था क्योंकि फॉर्मूला था, ऑप्शन ही नहीं था. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर द डिटर्मिनेंट इक्वेशन. तो हम लोग को एक तो डिटर्मिनेंट का इक्वेशन दिया है और हम लोग को x का वैल्यू निकालना है. ऑब्वियसली इसके लिए अगर मैं प्रॉपर्टीज लगाऊं जो कि वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर किसी को आता है किसी को नहीं आता है तो अकॉर्डिंगली जिसको आता है वो लगा सकता है. एक्सेप्टेबल है क्योंकि एमसीक्यू ही तो है. लेकिन जिसको नहीं आता उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन. सो जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे अलोंग R1, तो रो 1 से एक्सपैंड करते हैं तो ये पहला आएगा 3 माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट का साइन ये और ये चला गया तो 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स. उसके बाद आएगा सेकेंड वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस 6 फिर डिटर्मिनेंट का साइन फिर ये और ये चला गया तो यहाँ पे आएगा माइनस 6
3 3 3 माइनस एक्स, और लास्टली हमारा जो लास्ट कॉलम है ये हुआ 3 प्लस 3, सो फिर ये आएगा, ये और ये कट जाएगा, -6 3 माइनस एक्स 3 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन का रूल बोलता है पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स तो ऑलरेडी था, तो अंदर में हमारा आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैं अगर एक्सपैंड करूं तो आएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट होता है हमारा दिस इंटू दिस, और बीच में नेगेटिव का साइन, तो वो हो जाएगा -9 -6, सेम रूल्स, दिस इंटू दिस, तो बेसिकली 6 3 जा 18 -18 माइनस इंटू माइनस प्लस 6x, उसके बाद हो गया हमारा दिस इंटू दिस, बीच में नेगेटिव साइन, तो -9 प्लस 3, फिर से सेम रूल, 6 3 जा 18 तो -18, और फिर से दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 3 जा 9, क्योंकि माइनस है और ओरली करते 3 3 जा 9 माइनस 3x, जब माइनस लगेगा तो -9 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। जितना स्टेप्स ओरली कर पाओ उतना बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो प्लीज फालतू ट्राई मत करना, रॉन्ग करने से बेटर है 2 स्टेप लिख लो, आराम से टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसमें +9 -9 कट गया, अब हम लोग को इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, सो ये होगा 3 इंटू -6 दैट इज -18x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, फिर -x इंटू -6x दैट इज +6x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर माइनस इधर 18 और 9 -27, और 27 6 होता है 162, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 6 6 36x, फिर हो जाएगा हमारा सेम चीज 18 और 9 27 -27 इंटू 3, सो दैट वुड गिव मी -81, और यहां पे आएगा हमारा +9x इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, -x³, सो -x³, फिर अगर मैं x स्क्वायर पे जाऊं तो सिर्फ 2 ही x स्क्वायर का टर्म है, तो +9x स्क्वायर, फिर अगर मैं इस पे जाऊं x वाले टर्म में -18x प्लस 9x दैट इज -9x -36x दैट वुड गिव मी +45x, सॉरी -45x, और लास्टली हमारा नंबर्स बच गया, नंबर्स में 162 -81 विल गिव मी +81 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे इसको सॉल्व करने से बेटर है वैल्यूज पुट करो, फटाफट आंसर आएगा, फटाफट कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे 0 ऑब्वियसली यहां पे पुट करेंगे 0 0 0, लेकिन 81 आएगा, तो इफेक्टिवली 0 हमारा ऑप्शन में नहीं है। छोटा नंबर्स पहले ट्राई करो, बढ़िया बात है, लाइन से भी चल सकते हो, जैसा तुमको सूट करे। मैं 3 ट्राई कर रहा हूं क्योंकि मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूं, तो आसानी पड़ेगा मेरे को, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 -27, और 3 3 जा 9 9 9 जा 81 +81 -3 इंटू सॉरी 3, तो 45 3 जा 135 +81 इक्वल्स टू 0 लाना है मेरे को। तो इफेक्टिवली देखो 81 होता है 162, और सॉरी ये माइनस था, -80 135 -27 भी होता है 162, -162 + 162 0, हेंस हमारा आंसर आ गया 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कुछ सम्स ऑब्वियसली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टेंजेंट टू द कर्व y, टेंजेंट निकालना मतलब स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, dy/dx इज इक्वल टू, अगर इसको करेंगे तो 7 3 जा 21 x⁻6 + 5। हम लोग को क्या क्या ऑप्शंस दिया है, पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल होता है उसका dy/dx 0 होता है,
ये 0 होने से रहा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और अगर इसमें 0 पुट भी कर दे x पे तो इफेक्टिवली +5 से ये 0 नहीं होगा। तो हमारा ये जो आंसर है पहला वाला, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। दूसरा, इस पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है। यस, इस इक्वेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अनडिफाइंड कर सकूं, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। मेक्स एन एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो मैं बोल सकता हूं dy by dx इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि x टू द पावर 6 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 21 इंटू एक्स टू द पावर 6 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसको +5 करेंगे वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इफेक्टिवली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा tan की सेकंड, ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो मैं गारंटीडली बोल सकता हूं कि हमारा आंसर सी है, डी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। पहला dy by dx निकालो तो वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10 x प्लस 1, और फिर इसका d2y by dx स्क्वायर निकालो तो 3 टू ज़ा 6x माइनस 10। तो ये तो सीधा सीधा आंसर गिवन है हम लोगों को, बी हो गया हमारा आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस एकदम ऐसे निकल रहा है। What will be the derivative of sin inverse 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square? अगर ये तुमको फॉर्मूला नहीं आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मेहनत है, तुमको इसको v और u लेके करना पड़ेगा। u लेके करोगे तो इसका du by dx निकालोगे, फिर v लेके करोगे तो इसका dv by dx निकालोगे। लेकिन अगर तुमको ये फॉर्मूला आता है तो तुमको ये तुरंत दिख जाएगा कि ये एक्चुअली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। मतलब मेरे को डेरिवेटिव निकालना है 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x। इट इज सेम लाइक डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, या फिर टू इजी टर्म्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज लाइक dx बाई dx। इट इज लाइक एग्जैक्टली नहीं, पर क्योंकि ये और ये सेम है तो डेरिवेटिव तो सेम ही आना है, मतलब आंसर 1 आएगा। मैं बोल सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x, ये तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। सो हेंस हमारा आंसर 1 है। नाउ सारा 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ए का, वो बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ऊपर कुछ पैराग्राफ गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा और हम लोग को उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। Ramu purchased 5 pens, 3 bags, 1 instrument box and paid ₹16. From the same shop, Venkat purchased 2 pens, 1 bag, 3 instrument boxes and paid ₹19. While Gopi purchased 1 pen, 2 bags and 4 instrument boxes and paid ₹25. Use the concept of matrix and determinants to solve the following questions by choosing the correct option. तो पहला है if x, y और z डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ पेन, बैग, इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर हम लोगों का अगर रामू का बात करें तो 5x प्लस 3y प्लस z शुड इक्वल टू 16, जो कि पहला वाला गिवन है, पहला वाला ट्रू है। दूसरा, अगर वेंकट का बात करें तो 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 19, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 19, सेकंड भी ट्रू है। 2 ट्रू होते ही मेरे को समझ में आ गया तीसरा वाला भी पक्का ट्रू होगा। फटाफट देख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 25, इसका मतलब आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इजी, हम लोग को a गिवन है, डिटर्मिनेंट a निकालना है, तो आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। 5 3 1 2 1 3 1 2 4, सो रूल के हिसाब से 5 लिखते हैं और ये हाइड हो जाता है, तो इफेक्टिवली 4 1 जा 4 माइनस 6, सो ब्रैकेट में 4 माइनस 6, बीच में -3, उसके बाद ये हाइड हो जाता है, तो 4 2 जा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 प्लस 1, ब्रैकेट में इसमें ये हाइड हो जाता है, तो 2 2 जा 4 और -1,
सो बेसिकली 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हुआ -10, 8 माइनस 3 5 और -15 और 4 माइनस 1 3, दैट वुड बी +3। वैसे देखो तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, बट जस्ट अपने सेक के लिए -25 + 3 दैट इज -22, तो हमारा आंसर हो गया -22। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को ए गिवन है, एडजॉइंट ए कुछ टर्म्स में गिवन है जिसमें एक्स और वाई मिसिंग है और हम लोग को निकालना है। याद करो एडजॉइंट ए क्या होता था, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का होल का ट्रांसपोज। अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, मैं सिर्फ वो नंबर्स लिख रहा हूं जो मेरे काम का है, तो इफेक्टिवली मेरे को ये पोजीशन वाला और ये पोजीशन वाला नंबर चाहिए आफ्टर द ट्रांसपोजिशन। तो आफ्टर ट्रांसपोजिशन मैं बोलूंगा, अच्छा चलो पूरा लिख लेते हैं जस्ट तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। सो अगर तुम नोटिस करो ये x का पोजीशन है तो अकॉर्डिंगली ये x का पोजीशन है, ये y का पोजीशन है तो ये y का पोजीशन है। मेरे को खाली x और y चाहिए, तो मैं A21 और A33 ही निकालूंगा। A21 क्या होता है, A21 होता है हमारा कोफैक्टर जो कि इस पोजीशन पे है। कोफैक्टर में जो हमारा ये वाला चारों टर्म्स होता है ये नेगेटिव होता है, तो बेसिकली पहले ही इसमें माइनस डाल देंगे, तो A21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा। सो इफेक्टिवली 3 1 4 और 2, तो 4 3 12 माइनस 2 1 2, सो 4 3 12 माइनस 2, सो दैट वुड बी -10। -10 दो ऑप्शन में है, मतलब दो ऑप्शन को मैं तुरंत मस्त काट सकता हूं, बी और डी गया। अब मेरा मुद्दा है ए और सी पे, जो कि मेरे को वाई निकालना पड़ेगा। वाई का पोजीशन क्या है ये, और वो A33 का पोजीशन है, तो A33 कैलकुलेट करते हैं। A33 क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो बात खत्म, और A33 में क्या क्या हाइड हो जाएगा, ये और ये, तो बचा 5 1 5 -6, तो बेसिकली 5 -6 दैट इज -1, तो हमारा ए हो गया आंसर। आराम से दो नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और लास्ट हम लोगों को बोला है एक्स कैलकुलेट करो, मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज एक्स। रूल के अकॉर्डिंगली ये हमारा ए है, आराम से गिवन है, तो हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। हम लोग का रूल बोलता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x का वैल्यू होता है x y z, ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए है यहाँ पे 1 बाई -22, और एडजॉइंट ए तो यहाँ पे गिवन है, बस खाली क्या करना है x और y का वैल्यू पुट कर देना। सो दैट वुड बी -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7, और y का वैल्यू क्या था -1, और b का वैल्यू क्या होता है, ये तीन वैल्यूज होता है हमारा b का। तो बेसिकली 16 20 19 और 25, तो 16 19 और 25। हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन के लिए हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो अगर सिर्फ दिस इंटू दिस करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, हम लोग को बाकी चीज का कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। सो बेसिकली -2 इंटू 16 -10 इंटू 19 और +8 इंटू 25, सो ये हो जाएगा -32 -190 +200, 200 -190 10, और 10 -32 दैट इज -22। अभी तुमको हो सकता है -22 आंसर राइट लगे, लेकिन ये ध्यान रखना नीचे बाई 1 बाई -22 था, तो ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A Norman window is constructed by adjoining a semicircle to the top of an ordinary rectangular window as shown in the figure given below. The total perimeter of the window is 10 मीटर. तो एक डिटेल हम लोग को गिवन है और बचा हुआ डिटेल से हम लोग कुछ फायदा उठाते हैं. हम लोग पहले डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से अपने हिसाब से रीड्रॉ कर लेते हैं. क्योंकि हम लोगों को गिवन है कि ये नीचे का वैल्यू x है और इधर का वैल्यू y है. इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ द विंडो इज x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो ये भी y होगा. और क्योंकि ये पूरा x होगा, तो क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका सेंटर क्या होगा, x/2. तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा पाई आर, दैट इज पाई x/2. ठीक है ना. तो हमने कुछ चीजें कैलकुलेट कर लिया. हम लोग को बोला है रिलेशन निकालो बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब y इक्वल टू समथिंग. हम लोगों को गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. तो यहाँ पे फोकस करते हैं. पेरीमीटर क्या होगा, 10 इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. सो इफेक्टिवली y प्लस y 2y x प्लस दिस. सो ये हो गया 2y प्लस x प्लस पाई x/2. सो इन सबको उधर भेज देते हैं. y को अपने एलसीएम ले लेते हैं पहले, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 2x. अच्छा x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 था जो तो क्रॉस हो गया. इसको इधर भेजेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस x पाई प्लस 2, और यहां पे 4 नीचे आ जाएगा. तो बेसिकली तुम आंसर देख सकते हो इनमें से कौन सा सूट कर रहा है. पहला तो 20 माइनस है तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया. फिर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 है तो सी भी रॉन्ग हो गया, और बाहर x और डिवाइड बाई 4 है तो बी भी रॉन्ग हो गया. तो हमारा आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है ए अगर एरिया है तो हम लोग को उसका एरिया निकालना है. एरिया क्या होगा, एरिया होगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया. सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दैट वुड बी एक्स वाई. और हमारा सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर. सो दैट वुड बी 1/2 इंटू पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर, which is equals to 1/2 into pi into x square by 4. That would be pi x square by 8. तो यहां पे हम लोग पुट कर लेते हैं. एरिया इज इक्वल्स टू xy प्लस क्या निकाला था हमने, x पाई एक्स स्क्वायर प्लस 8, पाई एक्स स्क्वायर प्लस 8, सॉरी डिवाइड बाई 8. सो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू, क्योंकि ये लोग सारा खोल के दिया है तो अपने भी खोल लेते हैं. तो 20/4 5 प्लस सॉरी माइनस, यहां पे टूटेगा तो माइनस पाई x/4 और माइनस इंटू प्लस माइनस 2x/4 जो कि कट के हो जाएगा x/2. जब इसको यहां से पुट करेंगे मतलब बेसिकली हम लोगों को y में x मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5x माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8. यहां पे तुम ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ये दो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है. तो ये बेसिकली हो गया -1/4 प्लस 1/8, जो कि ऑब्वियसली -1/8 ही होना चाहिए. तो यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर 5x माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. सो लेट अस सी कौन सा आंसर राइट बैठ रहा है. हम लोग का सी राइट बैठ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो प्लसेस है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और लास्ट वाले में बाई 2 है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हमारा आंसर बैठ रहा है सी. थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ए को मैक्सिमाइज करना है.
ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है, तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस 2 पाई एक्स बाई 8 माइनस 2x बाई 2। डेरिवेटिव मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है, तो इसको इक्वल टू 0 कर लेते, अपने को कौन सा स्टेप दिखाना है, तो ये दोनों उधर चला जाएगा, तो 5 इज इक्वल्स टू, ये कटेगा 4, ये कट जाएगा, तो पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन लेंगे, तो पाई माइनस 4, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 20 बाई पाई माइनस 4 होगा। जो कि ऑब्वियसली, अच्छा सॉरी, दोनों प्लस होगा, 20 बाई पाई प्लस 4 होगा, जो कि ऑब्वियसली एक ही आंसर राइट आ रहा है। यहां पे तुम डायरेक्टली वैल्यू दे दिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं था। तुमको एक्चुअली क्या करना होता था, तुमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना होता था, फिर तुमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसको मैक्सिमाइज करना, मतलब दिखाना पड़ता था कि वो लेस देन 0 आ रहा है, तब जाके हम लोग बोलते कि देखो भैया ये हमारा वैल्यू सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू, एक वैल्यू निकला है तुम्हारा, मैक्सिमाइज तो हो ही गई, तो वैसा सिनेरियो में तुमको मेहनत करने का क्या ही जरूरत है, तुमको पता ही है इसका वैल्यू ये आएगा ही। अगर a का मैक्सिमम वैल्यू है तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय y विल बी इक्वल टू, y का वैल्यू क्या था, ये, इसमें हम लोग x पुट कर देंगे, सो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस x का वैल्यू क्या है, 20 बाई पाई प्लस 4, 20 बाई पाई प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 4। सो अगर हम लोग एलसीएम ब्रेक कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 5 पाई प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। 5 प्लस 4 का दो ऑप्शंस है, मतलब जो दो नहीं है उसको तो मैं आराम से क्लिक आउट कर सकता हूं, बस सवाल है 10 आएगा कि 20 आएगा, अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि चेक किए बिना कैसे बोल सकते हैं। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आएगा 5 पाई प्लस 5 4 जा 20 माइनस 5 पाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो ये देख रहा है 5 पाई कट गया, 20 माइनस 10 10 होगा, इसका मतलब ए हमारा राइट आंसर है। तो कैलकुलेशंस हल्का सा ध्यान से करोगे, आराम से स्मूथली सब कुछ राइट निकलेगा, कोई टेंशन तुमको नहीं आएगा। सो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंसिडर मैपिंग a to b is defined by fx x minus a by x minus 2 such that fx is 1 1 and on 2। बता दिया 1 1 भी है on 2 भी, आपको माथा नहीं लगाना। Based on the above information answer the questions by choosing the correct option। पहला डोमेन बताओ, डोमेन का रूल है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x minus 2 is not equal to 0, so effectively x is not equal to 2, all real numbers except 2, तो एक ही ऑप्शन है all real numbers except 2। नेक्स्ट जो है हमारा रेंज, रेंज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xy माइनस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को x को सब्जेक्ट बनाना है, तो सारा x एक तरफ ले आते हैं, xy माइनस x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 विच इंप्लाइज x कॉमन लेंगे y माइनस 1, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो 2y माइनस 1 बाई y माइनस 1। इसका मतलब अब y, मतलब इस फंक्शन को रियल होने के लिए जो कि ये है, y का वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y माइनस 1 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके आंसर में 1 के अलावा कोई भी आंसर आ सकता है, तो इफेक्टिवली ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो C हमारा आंसर हो गया। तीसरा बोला है gx निकालो प्रोवाइडेड fx हम लोग को गिवन है पुट करके, तो पुट कर देंगे 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 इधर आएगा 2x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, सो बेसिकली प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो ये आ जाएगा x बाई x माइनस 2, ये ऑप्शन हमारा डी है।
देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है 2-2 नंबर में। और लास्टली फंक्शन को 1-1 कब बोलते हैं? जब fx1 इज इक्वल टू fx2, उससे समझ में आता है कि x1 का वैल्यू x2 के बराबर है। ये तो परफेक्ट है, तो हमारा आंसर डी ए हो गया। आगे पढ़ने का कोई नेसेसिटी है नहीं, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट सेक्शन ए। अब हम लोग साइंस वाले सेक्शन को स्किप करते हुए सेक्शन सी में चलेंगे, जो कि एक सिंपल चैप्टर है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अ कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट फॉर ₹20 पर यूनिट, तो ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज इतना, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो पहले टीआर निकाल लेते हैं। टीआर क्या होता है? पीएक्स, मतलब हो गया 20x। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? 25/100 इंटू 20x। ये कटा 4, ये कटा 5, सो बेसिकली 5x। हम लोगों से पूछा है टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 45,000 प्लस 5x। 2 नंबर स्कोर हो गया। इतना इजी ऑप्शन है। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी प्राइस गिवन है, उसका टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? टीआर इज इक्वल्स टू पीएक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 x माइनस 100x। अब हम लोग को इसको 3 यूनिट्स पे चेक करना है, तो 4 3 12,000 माइनस 300, सो ऑब्वियसली 11700, सॉरी 100x स्क्वायर, सो बेसिकली 900, सो बेसिकली 111,000। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो ये सब ध्यान रखना, कभी कभी हड़बड़ी में x स्क्वायर x ये सब मिस हो जाता है, तो आराम से स्कोर हो गया। कंपनी सेल्स x पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ईच डे एट ₹10 अ पैकेट, तो इफेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 5 पर पैकेट, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और ओवरहेड कॉस्ट एडिशनली 700 का खर्चा लगता है। प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? तो पहले टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, दैट वुड बी 10x। टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो बेसिकली वो हो जाएगा 700 प्लस 5x। और प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज 10x माइनस 700 माइनस 5x, तो ये आएगा 5x माइनस 700। तो हमारा आंसर हो गया बी। कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म गिवन है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? डिवाइड बाय x करना है, तो इफेक्टिवली 3x माइनस 2 प्लस 6/x। और ये कब निकालना है? जब वैल्यू 3 हो, तो पुट कर देते 3 3 9 माइनस 2 प्लस 6/3, 2 प्लस 2 माइनस 2 गया 9 आंसर। तो इतना आसानी से 2-2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, ये है हमारा 8 मार्क का क्वेश्चन, जो बेसिकली एक केस स्टडी है। डिमांड फंक्शन फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट गिवन है, बहुत अच्छा। नंबर ऑफ यूनिट्स x है, p प्राइस है, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? px। px मतलब क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ऑप्शन ए। बात खत्म, आराम से 2 नंबर पॉकेट में। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली डेरिवेटिव, तो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। देख लेते हैं, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो ऑप्शन बी। हम लोग को बोला है स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, किसी भी चीज का स्लोप मतलब उसका डेरिवेटिव। तो इफेक्टिवली मेरे को निकालना है ddx ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हो जाएगा 3 2 6ax प्लस 2b, 6ax प्लस 2b, तो हमारा आंसर हो गया बी। और लास्ट हम लोगों को बोला है फॉर विच वैल्यूज मार्जिनल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल रेवेन्यू अगर इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ddx ऑफ mr शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 6ax प्लस 2b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which implies 6ax should be greater than equal to minus 2b। ये कटेगा 3, which implies x का वैल्यू should be greater than equal to minus b by 3a। So effectively minus b by 3a हम लोगों का एक ऑप्शन आया है, जो कि ये है। यहां पे ध्यान रखना, इक्वल टू के भरोसे इसको मत टिक कर देना। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सब कुछ एक्सेप्टेबल है,
तुम इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ एक फर्क है, इक्वल टू का चलता है। अगर क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल्स दिया है, मतलब ऐसा गिवन होता है, एक ऑप्शन हमको गिवन रहता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बाई 3a, दूसरा ऑप्शन रहता x इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 3a। तो क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजेस बोला, हम लोग इसको चूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन गिवन है तो जो भी गिवन रहेगा उसको चूज कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली हम लोगों का ये ऑप्शन गिवन है तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको चूज कर लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में माइनस बी बाई 3 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सो दिस कंप्लीट्स द सैंपल पेपर। वी हैव सीन कि एमसीक्यू सॉल्विंग में काफी सारा टेक्निक्स है। एलिमिनेशन, तुम ऑप्शंस देखो, कुछ कुछ ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट हो जाते हैं, उनको किक कर दो, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा राइट आंसर आने का। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, कभी कभी ऑप्शंस रहते हैं, तो जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, x का वैल्यू पुट कर करके देखा, फटाफट फटाफट आंसर आ गया। और तीसरा, अगर कुछ नहीं वर्क करता है तो सीधा सीधा सॉल्व करो ना, जैसे ऐसा प्रोसेस आता है हम लोग को, जैसा हम लोग राइटिंग में करते थे, बस विदाउट स्टेटमेंट, तो आराम से तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। सो सैंपल पेपर का पर्पस ये नहीं होता कि वो वेटेज ऑफ चैप्टर्स बताए। सैंपल पेपर का पर्पस होता है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन आएगा, और एक एक क्वेश्चन किस तरह से अरेंज्ड होगा। इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर क्वेश्चन 1 रिलेशन फंक्शन का था तो एग्जाम में भी क्वेश्चन 1 रिलेशन फंक्शन का आएगा, नहीं, कुछ भी शफल किया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे सिनेरियो में ना तो मार्क्स वेटेज का कोई बहुत वैल्यू है, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि 5-6 बार हो चुका है तो तुम पीछे से देख के बता दो कि हाँ देखिए सर हर बार सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही वेटेज दिया, ऐसा भी कुछ है नहीं। और रिड्यूस सिलेबस जो दिया था उसमें तो वेटेज दिया था, लेकिन क्योंकि जब बाइफिकेशन किया तो वेटेज पूरा चेंज हो गया। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन भी 20 मार्क्स का होता है 80 मार्क्स के पेपर पे, तो हिसाब से 10-10 होना चाहिए, जबकि 16 नंबर का दिया है सेक्शन सी। तो अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से चेंजेस किया है। हो सकता है एग्जाम में फिर से चेंज होके आ जाए, सेक्शन सी हो सकता है 16 मार्क्स का नहीं है, 10 ही मार्क्स का है, बट चांसेस कम है। सेक्शन वाइज एलोकेशन ठीक रहता है, जनरली सेक्शन के अंदर किस चैप्टर से देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट एग्जाम हुआ तो वैसा सिनेरियो में तुमको अपने तरफ से एग्जाम देना पड़ेगा, चीटिंग नहीं हो पाएगा, तो एग्जाम में एटलीस्ट आना तो चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट में भी आप रिप्लाई कर सकते हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।